अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंसाइनमेंट्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमने प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करना है, लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें एक नई चीज़ दे दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनवॉइस प्राइस और कास्ट प्राइस दी गई है कंसाइनमेंट की। अब इनवॉइस प्राइस और कास्ट प्राइस में फ़र्क हमें पता होना चाहिए कि इनवॉइस प्राइस क्या होती है और कास्ट प्राइस क्या होती है। आप एज्यूम करें कि आप कारोबार के मालिक हैं और चीज़ें आपने एक जगह से दूसरी जगह बेची हैं, यानी कि आप कंसाइनर हैं। तो आप जो है वो दूसरे बंदे को, कंसाइनी को, ये नहीं बताना चाह रहे कि प्रोडक्ट की असल कीमत क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर उसकी कास्ट प्राइस थी 5000, तो आपने क्या किया कि कास्ट प्राइस से 1000 रुपया बढ़ाकर आपने उसको बताया कि इस पर इतना खर्च हुआ है। इसे हम कहेंगे इनवॉइस प्राइस। कि जब कारोबार का मालिक कारोबार के चीज़ों की असल कीमत छुपाकर एक नकली कीमत जाहिर करता है, उसे हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। इनवॉइस प्राइस का मकसद, इसका मतलब हर किसी सेल प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट सेल प्राइस हो सकता है कि वो 7000 की हो जाए या मे बी 5500 की भी हो सकती है। तो ये दोनों सूरतों में सेल प्राइस डिफरेंट होगी है। जरूरी नहीं है कि इनवॉइस प्राइस जो आपकी है वो आपकी सेल प्राइस भी हो। आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसने जो चीज़ खरीदी है, कपड़े खरीदे हुए हैं, उसके पास मौजूद हैं, वो है 1800 रुपये के। उसका जो कास्ट प्राइस है वो 1800 रुपया है, और वो शख्स आपको बताता है कि ये 2500 रुपये का मैं आपको दे दूंगा। आप उससे बार्गेनिंग करते हैं तो वो आपको दे देता है 2300 रुपये के। तो इसमें क्या हुआ कि इनवॉइस प्राइस उसने जो अपनी तरफ से बढ़ाकर रकम बताई वो 2500 रुपया बताई, और जो आपने सेल प्राइस इस पर आपने खरीद लिया वो थी 2300, और उसकी कास्ट प्राइस थी 1800। तो ये होता है डिफरेंस इनवॉइस प्राइस, कास्ट प्राइस और सेल प्राइस के अंदर। तो अब हमारे पास इसी तरह कंसाइनमेंट के अंदर भी इनवॉइस और कास्ट प्राइस दी गई है। तो हम जो एंट्रीज करेंगे, पहले जो हमने कंसाइनमेंट की एंट्री रखनी है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगी, और उसके बाद जो अगली एंट्रीज हैं वो हम एज यूजुअल की जिस तरह बाकी कंसाइनर के अंदर कंसाइनर की बुक्स में हम एंट्रीज करते थे, बिल्कुल उसी तरह एंट्रीज करेंगे। अब हमने ये भी देखना है कि हमने 6000 रुपया उसकी कीमत रखी थी कंसाइनमेंट जो हमने भेजी, लेकिन उसकी कीमत तो ओरिजिनल कास्ट कितनी थी, 5000 रुपये। अगर कारोबार में हमें कितने की सेल होती है, 5500 की सेल होती है, तो आप देखें कि अगर हम इसको कास्ट प्राइस के साथ देखें तो हमें 500 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम इस सेल को इनवॉइस प्राइस के साथ देखें तो हमें 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो हमें क्या करना है, जो रकम बढ़ाई हुई है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। जितनी रकम से हमने कंसाइनमेंट को इंक्रीज किया है, हम उतनी ही रकम से कंसाइनमेंट को दोबारा डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हमें एक्चुअल प्रॉफिट नजर आएगा कि जितना प्रॉफिट हमें कंसाइनमेंट से हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो गलत शो हो रहा है, वो 1000 रुपये ज्यादा है, हालांकि हमने जो वैसे ही रकम उसकी बढ़ाई हुई थी कंसाइनर ने। तो ये बात, अब एंट्री करने का हम एंट्री किस तरह करेंगे इसकी, कि जो फर्क है यानी कि 6000 और 5000 के दरमियान 1000 रुपये का डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है इसके लिए हम एंट्री करेंगे। जो पहली एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसी की रिवर्स एंट्री करेंगे और लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये इसकी एंट्री होगी और नरेशन होगी डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस एडजस्टेड। इनवॉइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस एडजस्टेड। और इसमें जो हम अमाउंट लिखेंगे वो 1000 डेबिट साइड और 1000 क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका जो डिफरेंस था वो कितना था, 1000 रुपीज। तो ये एंट्री अगर दी हुई है इनवॉइस प्राइस और कास्ट प्राइस, तो ये एंट्री आपकी मस्ट होगी। इसके अलावा हमारे पास एक नई एंट्री होगी कि अगर हमारे पास बच गया है अनसोल्ड स्टॉक भी, यानी कि इनवॉइस प्राइस मौजूद है तो एक एंट्री मस्ट होगी, वो कौन सी है, डिफरेंस की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिफरेंस की एंट्री
हमने एक नई एंट्री करनी है जब इनवॉइस प्राइस दी जाती है। तो इसके साथ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डिपेंडेंट है, यानी कि कंफर्म नहीं है, एक और एंट्री है वो किस पर डिपेंड कर रही है, अनसोल्ड स्टॉक पे, कि अगर अनसोल्ड स्टॉक हो और साथ इनवॉइस भी दी गई है तो आपने एक नई एंट्री भी करनी है। वो क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि इनवॉइस हमारे पास दी हुई है और उसके साथ बच गया है अनसोल्ड स्टॉक भी। तो अब हम एक और एंट्री करेंगे, उस एंट्री को क्या कहते हैं हम, स्टॉक रिजर्व। तो ये जो स्टॉक रिजर्व की एंट्री है ये डिपेंड कर रही है अनसोल्ड स्टॉक पर, और साथ शर्त क्या है कि इनवॉइस प्राइस भी गिवन हो। अगर इनवॉइस प्राइस नहीं है तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री भी नहीं होगी। तो ये एंट्री क्या होगी, हम इस एंट्री को भी देख लेते हैं। स्टॉक रिजर्व में हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, और स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट करते हैं हम, एज एक्सपेंस इसको काउंट करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री यहाँ पर इसका डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये इसकी नरेशन हो जाएगी, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अगर डिफरेंस है टोटल का तो वो बन जाएगा टोटल कंसाइनमेंट का डिफरेंस, और उसके बाद हम एंट्री जो करेंगे वो पहली एंट्री जो हमने की थी उसकी रिवर्स करेंगे कि गुड्स एंड कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट और टोटल का जो डिफरेंस है वो हम इधर लिख देंगे। और उसके बाद हमने जो, अगर हमारे पास इनवॉइस के साथ अनसोल्ड स्टॉक भी है तो एक एंट्री मौजूद होगी जिसे स्टॉक रिजर्व कहा जाता है, और इसमें हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जितनी हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू होगी वहां पर लिख देंगे। तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमने जर्नल बनाना है कंसाइनर का, जो कि गुड्स कंसाइन कर रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स की प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर अली हुसैन का जर्नल बना लिया है। तो इसमें हमें क्या दिया है, अली हुसैन कंसाइन कर रहा है कॉटन किसकी तरफ, सिंगापुर ट्रांसफर कर रहा है, वहाँ पर उस्मान है जो वो कंसाइन है। तो हमें अली हुसैन का अकाउंट बनाना है और इसकी बुक्स में इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है कंसाइनमेंट की। तो कंसाइनमेंट की एंट्री हम पहले कर देते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हमारे पास पहली एंट्री है, ये हो गई है, और साथ इसकी नरेशन होती है गुड्स कंसाइंड। तो इसकी जो हम वैल्यू लिखेंगे ये हम एक कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 1000, और जो इनवॉइस प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमें 1000 दी गई है, और इनवॉइस प्राइस में हमें कहा गया है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस में 25% ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 25 ओवर 100, तो ये हमारे पास आएगी 250। 250 को अगर हम ऐड कर दें कॉस्ट प्राइस में तो ये हमारे पास बनती है इनवॉइस प्राइस। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे तो 1250 रुपए हमारी इनवॉइस प्राइस आ गई है। तो जब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो हम जो पहली एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो 1250 हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पर लिखते हैं। तो जब गुड्स कंसाइंड होती हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती हैं तो हमें पता है कि इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेंस इनकर्ड होंगे, जो किसने पे करना है, कंसाइनर ने पे करने। अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसका जो चार्जेस हैं, जो एक्सपेंस इनकर्ड हो रहे हैं वो हमें पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस की एंट्री दी हुई है कि एक्सपेंस जो इनकर्ड हुए हैं कंसाइनर के वो कितने हैं। लेकिन जब भी एक्सपेंस होता है तो हम एक्सपेंस को कैश में पे करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले कैश को क्रेडिट कर देते हैं कि कैश हमारे पास से चली गई है, लेकिन डेबिट हम उस एक्सपेंस का नाम करते थे, जिसका अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेकिन इस सूरत में एक्सपेंस किस पर हो रहे हैं, कंसाइनमेंट पर हो रहे हैं। तो कंसाइनमेंट क्या करेगा, जब भी इसका कोई भी एक्सपेंस होगा ये किसको डेबिट करेगा, सिर्फ और सिर्फ
कंसाइनमेंट को। तो आपने ये बात याद रख दिया है कि जब भी एक्सपेंस होगा हम कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश या बैंक अकाउंट को। तो यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिखेंगे एक्सपेंस पेड। यहाँ पर जो हमारे पास चार्जेस दिए गए हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो हैं जो एक्सपेंस हमारे पास दिए गए हैं वो हैं 24 पैकिंग पर 16 रुपीज़ की हैं, कार्टेज पर इंश्योरेंस पर 12 रुपीज़ हुए हैं और इसके साथ 26 रुपये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये हुए हैं हमारे अदर एक्सपेंस। इन सबको टोटल किया जाए तो बनते हैं 78 रुपीज़। कि टोटल कंसाइनमेंट पर पैकिंग, इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंस को मिलाकर जो एक्सपेंस हुए हैं वो 78 है। तो अब क्या हुआ है, 3 माह के बाद कंसाइनर को ये रिपोर्ट मिली है कि उसकी जो हाफ कंसाइनमेंट है वो सेल हो गई है, यानी कि 1 टोटल थी और इसमें से हाफ सेल हो गया। तो हाफ यानी कि हाफ सेल हो गई है और हाफ ही अभी बाकी है, तो 1/2 सेल हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेल्स की एंट्री करेंगे। जब कोई चीज सेल होती है तो वो यूजुअली कैश की सूरत में होती है, तो हमें होना तो ये चाहिए था कि हम कैश को डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास कैश आ गई है, जिस तरह कैश यहाँ से गई थी तो हमने क्रेडिट की है, अब आई है तो डेबिट होना चाहिए था, लेकिन वो अली हुसैन ने खुद नहीं बेची चीजें। चीजें किसने बेची हैं? उस्मान ने। उस पैसे किसके पास है? उस्मान के पास है, लेकिन सामान किसका था? अली हुसैन का। तो ये उस्मान को डेबिट कर देगा कि उस्मान के पास इसके पैसे हैं, कैश देगा, किसको नाम लिखेगा? उस्मान का। 2 जो कंसाइनमेंट इसकी थी वो अब इसकी नहीं रही, यानी कि कंसाइनमेंट चली गई है, तो ये 2 कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देगा, उस्मान टू कंसाइनमेंट, और यहाँ पर इसकी नरेशन बनेगी हाफ ऑफ कंसाइनमेंट सोल्ड। तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 900 रुपीज। तो 900 हम बोथ साइड्स डेबिट और क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। तो हमारी सेल्स की एंट्री भी मुकम्मल हो चुकी है। आगे हमें बताया गया है कि कंसाइनी ने, जब कंसाइनी ने चीजें बेची हैं तो उसने भी कुछ एक्सपेंस किए हैं। जिस तरह कंसाइनर के एक्सपेंस हुए थे चीजें खरीदने पर या बेचने पर, उसी तरह बेचने पर एक्सपेंस हुए हैं कंसाइनी के। वो भी कौन पे करेगा? कंसाइनर ही पे करेगा, क्योंकि कंसाइनी का अपना सामान नहीं था, वो चीजें बेच रहा था किसकी? अली हुसैन की। तो अली हुसैन पैसे देगा उसको रिफंड। तो उसके एक्सपेंस हम देखते हैं कि हमें क्या दिए गए। तो हमारे पास 30 रुपीज फ्रेट चार्जेस पे किए हैं कंसाइनी ने, इंश्योरेंस 18 रुपीज और अदर एक्सपेंस जो है वो है 10 रुपीज। तो 58 रुपीज ये बन जाते हैं कंसाइनी के एक्सपेंस, जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए 58 रुपीज। तो इसके साथ साथ कह रहे हैं कि कंसाइनी ने एक्सपेंस कमीशन भी लिया है। सेल कितनी है हमारे पास? 900। तो इस पर उसने 6% जो नॉर्मल कमीशन था और 2% डेबिट कमीशन, 6% और 2% हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8%। तो हम सेल पर 8% फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये होगी 72 रुपीज। तो यहाँ पर 72 इसका कमीशन हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये देखिए, आपके कंसाइनर के लिए जो इसने कंसाइनी को एक्सपेंस पे किए हैं वो भी इसके लिए खर्चा है, और जो कंसाइनी को कमीशन दे रहा है वो भी इसके लिए खर्चा है। तो ये दोनों चीजें उसके लिए सेम है, यानी कि एक्सपेंस है। लेकिन कंसाइनी के लिए कमीशन जो फायदा है और एक्सपेंस भी एक तरह से उसका अपना एक्सपेंस नहीं है, वो किसका एक्सपेंस था? अली हुसैन का। तो अगर हम कंसाइनर की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो हम सेम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें कंसाइनर के लिए एक्सपेंस ही हैं, तो सेम एंट्री होगी। तो इसलिए हम ये दोनों को इकट्ठा करके, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो 130 आ रही है, तो हम 130 बोथ साइड्स पर लिख लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए था कि टू कैश के कंसाइनी को हम डेबिट कर, कैश को क्रेडिट करें कि हमने कैश उसको पे कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पहली बात कि यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है कंसाइनमेंट का। हमने पहले पढ़ा कि जब भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट डेबिट है, ये बात तो श्योर है कि हम कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड आ गया हमारे पास, और अब हमने क्या करना है, अब होना तो ये चाहिए था जिस तरह यहाँ पर एक्सपेंस हुआ तो कैश गई है, तो यहाँ भी कैश आए, लेकिन कैश नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो 900 रुपया है, ये वाली जो सेल हुई है, ये किसके पास है? उस्मान के पास है। वो वहां से अपने पैसे निकाल लेगा 130 रुपये और बाकी पैसे भेजेगा अली हुसैन को। तो यहाँ पर हम उस्मान का नाम लिखेंगे कि कंसाइनमेंट खर्चा हुआ है और किस कीमत में हुआ है? उस्मान की कीमत में, वो खुद ब खुद इस तरह से पैसे निकाल लेगा। तो यहाँ पर 130 बोथ साइड पर हम लिख लेंगे। इस 130 में 58 रुपीज उसके एक्सपेंस है और 72 कमीशन है। तो नरेशन क्या बनेगी? एक्सपेंस एंड कमीशन पेड, एक्सपेंस एंड कमीशन पेड। तो ये हमारे पास इसकी नरेशन आ चुकी है।
नरेशन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। अगर अदर देन कोई अकाउंटिंग पर्सन रीड कर रहा है जर्नल को तो उसे समझ आ जाए कि इस जर्नल के अंदर क्या हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स कंसाइंड, तो उसे समझ आ जाएगी कि पहली एंट्री में चीजें भेजी गई हैं, दूसरी एंट्री में एक्सपेंस पेड, तो यहाँ पर उसे समझ आ जाएगी कि कोई खर्चा हुआ है, उसकी पैसों की अदायगी की गई है। यहाँ पर सेल किया तो हमारे पास हाफ ऑफ कंसाइनमेंट सोल्ड। तो इस तरह से जो अदर देन अकाउंटिंग पर्सन होते हैं उनको समझ आ जाती है इजीली नरेशन की वजह से। तो अब हमारे पास आगे जो एंट्री है वो क्या है, हमने कमीशन भी पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो चीजें हमारे पास बाकी बच गई हैं। अगर हाफ सेल हुई थी तो इसका मतलब है कि हाफ ही हमारे पास अभी बाकी है, अनसोल्ड हाफ कंसाइनमेंट अभी बाकी है। तो हमने अनसोल्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इस अनसोल्ड की। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट की टोटल कॉस्ट यानी कि 1250 और इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस और इसी में हम प्लस करते हैं कंसाइनी के यानी कि उस्मान के डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो माल को गोडाउन से फैक्ट्री से लेकर गोडाउन तक लाने पर लगते हैं, यानी कि जो परचेजेस हैं उस पर जो एक्सपेंस होते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेट एक चार्जेस दिए गए हैं और उसकी वैल्यू है 30 रुपये। फ्रेट बहरी जहाज के किराए को कहते हैं लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस में भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर 30 रुपीज उसकी वैल्यू दी गई है और इसको हम डिवाइड करते थे टोटल यूनिट्स पर। टोटल यूनिट्स हमारे पास गिवन नहीं थे तो हमने क्या कर दिया 1। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास वो क्या है 1500 एंड जो हमारे पास इसका टोटल करेंगे हम तो इस हमारे पास वैल्यू आएगी 1358 रुपीज। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अगर हम इसको 1 पर डिवाइड करें तब भी हमारे पास यही वैल्यू आती है। तो जो आंसर आया हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है अनसोल्ड स्टॉक के साथ। अनसोल्ड स्टॉक कितना है हमारे पास 1/2। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी 6, 7 और 9 यानी कि 679 रुपीज की हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक मौजूद है। तो अब हम अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री करेंगे। अनसोल्ड स्टॉक की ये एंट्री होती है कि स्टॉक हमारा एसेट होता है, उस एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो इंक्रीज हो रहा था यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया हमारे पास 679 से, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट और क्रेडिट करेंगे हम टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसकी जो हमने वैल्यू लिखनी है वो है 679 जो हमने अभी कैलकुलेट की है। और इसका फार्मूला जो हमने क्या किया कि जो हमारे पास पहली एंट्री थी उसको जमा किया, फिर दूसरी एंट्री को जमा किया और फिर कंसाइनी के सिर्फ जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको जमा किया। ये हमारे पास फ्रेट था। तो इनको टोटल करके टोटल यूनिट पे डिवाइड किया, यूनिट हमें दिए नहीं थे तो हमने 1 लिख लिया और हाफ कंसाइनमेंट सेल हुई थी तो इसका मतलब है कि हाफ अभी बाकी है, अनसोल्ड है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाफ ऑफ कंसाइनमेंट रिमेन अनसोल्ड। तो अब हमें जो बुक्स में एंट्रीज थी वो हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। जो जितनी बुक्स में एंट्रीज दी गई थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हमने नई एंट्रीज करनी है। जो कौन सी एंट्री बनेगी, ये जो हमारे पास जो हमने इजाफी रकम लिखी है, पहले हम सबसे इसकी रकम एंट्री करेंगे कि जो 250 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए थे। आप देखें इसकी कास्ट प्राइस हमारे पास थी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हमारे पास कास्ट प्राइस थी, हमने लिख कितनी दी 1250। तो हमें तो पता है कि हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दी है, तो हम इसको जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा लिखी है उतनी अमाउंट से कम कर देंगे। तो कम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है एंट्री होती है वो है उसी की रिवर्स एंट्री, यानी कि ये जो एंट्री हमारे पास मौजूद है हम इस एंट्री की रिवर्स कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड अनकंसाइनमेंट को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास बनेगी गुड्स एंड अनकंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट की हमारे पास एंट्री आ जाएगी टू कंसाइनमेंट। और इसकी जो वैल्यू लिखनी है आपने डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, यानी कि इनवॉइस प्राइस हमारे पास क्या है 1250 और कास्ट प्राइस क्या है 1000। तो इनका जो डिफरेंस है यानी कि इनमें से अगर इनवॉइस प्राइस में से हम माइनस कर दें कास्ट प्राइस तो हमारे पास बचेगा 250। तो ये हम बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ है
इसकी वैल्यू आ चुकी है डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास एक एंट्री जो हमने कर ली है। अब किस सूरत में होती है ये एंट्री? सिर्फ और सिर्फ जब हमें कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दी जाती है। तो इसके साथ हमने पहले पढ़ा कि अगर अनसोल्ड स्टॉक भी हो तो एक एंट्री और होती है जिसे स्टॉक रिजर्व का नाम दिया जाता है। तो स्टॉक रिजर्व की जो एंट्री है वो क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारे पास जो होता है ये है डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास कितना था? 1/2, और जो इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के दरमियान डिफरेंस है वो है 250। तो मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 125। तो बोथ साइड्स पर हम यहाँ पर लिख देंगे 125 और 125। ये एंट्री सिर्फ तब होगी जब हमारे पास इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है और उसके साथ हमें अनसोल्ड स्टॉक भी दे दिया गया है। अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे। तमाम हमारे पास एंट्रीज जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे तो हम उसका अकाउंट सबसे पहले बना लेते हैं। कंसाइनमेंट का अकाउंट आपने लेजर अकाउंट बनाना है कंसाइनमेंट का, कि जिस जगह कंसाइनमेंट डेबिट हुई है आपने डेबिट साइड और जिस जगह क्रेडिट हुई है आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। मैं कंसाइनमेंट अकाउंट का यहाँ पर टी अकाउंट्स की सूरत में बना रहा हूँ, ये टी अकाउंट भी से हम कह सकते हैं, लेकिन आपने मुकम्मल लेजर बनाना है और तमाम वैल्यू इसमें इंक्लूड करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहाँ कंसाइनमेंट का लफ्ज डेबिट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेबिट साइड पर लिखा है 1250, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर फिर डेबिट हुआ है तो 78 डेबिट साइड पर। उसके बाद कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ है, नीचे आया है तो हम लिखेंगे 900 रुपया क्रेडिट साइड पर। उसके बाद क्या हुआ? कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है 130 से, 130 से डेबिट साइड। उसके बाद कंसाइनमेंट क्रेडिट हुई है 679 से, तो क्रेडिट साइड पर। उसके बाद कंसाइनमेंट फिर क्रेडिट हुई है 250 से, तो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 250। उसके बाद हमारे पास कंसाइनमेंट डेबिट हुई है 125 से, तो 125 डेबिट। तो अब हमारे पास जो है वो मुकम्मल हो चुका है कंसाइनमेंट का, जो जितने भी अकाउंट से हमने जहाँ डेबिट हुआ वो भी लिख दिया और जहाँ क्रेडिट हुआ वो भी लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो बड़ी साइड है उसको टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास जो बड़ी साइड नजर आ रही है वो ये है, अगर हम इसको टोटल करें तो ये बन जाएगा 1829। और जो बड़ी साइड होती है हम उसे दोनों साइड पर उसी वैल्यू को लिख देते हैं 1829। तो अब इस वैल्यू में इनको टोटल करें तो ये वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि डिफरेंस है। यहां से हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो फर्क आएगा वो असल में हमारा प्रॉफिट होगा। अब हमारे हम इसको यहां से माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 246। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आया है ये असल में हमारा प्रॉफिट है। अगर ये डिफरेंट इस साइड पर आए तो हमारा लॉस होता है कंसाइनमेंट से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया और इसमें से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 246 रुपीस का। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट अर्न की हम नरेशन कर देंगे। अब 246 हम बोथ साइड पर, यहाँ पर डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी 246 लिख देंगे। अब एक एंट्री होती है अकाउंट सेटलमेंट्स की। अकाउंट सेटलमेंट से मुराद ये है कि कंसाइनी ने क्या किया है, रकम बेच दी है, जितनी रकम बनती थी कंसाइनर की उसने उसे बहुत रकम ट्रांसफर कर दिया है, तो वो अकाउंट सेटलमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसाइनी ने हमने कंसाइनी को कितने पैसे पे करने थे या उसने हमें एडवांस के तौर पर कितने पैसे दिए। तो जिस तरह का अकाउंट हमने कंसाइनमेंट का बनाया बिल्कुल इसी तरह का अकाउंट हम कंसाइनी यानी कि उस्मान का बनाएंगे, और जो डेबिट और क्रेडिट साइड पर डिफरेंट होगा वो अकाउंट सेटलमेंट की वैल्यू होगी। तो हम उसका अकाउंट बनाए बगैर अगर देखना चाहें तो यहाँ पर डेबिट हुआ है तो 900 रुपये से, तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 130 रुपीज। इसके अलावा उस्मान का नाम कहीं भी नहीं आया, तो हम
900 में से अगर हम 130 माइनस कर लें तो हमारे पास अमाउंट जो बचेगी वो है 770। यानी कि अकाउंट बनाए बगैर ही हमें पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 770 है। तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं कि अकाउंट सेटलमेंट की, कैश अकाउंट टू कंसाइनिस पर्सनल अकाउंट, यानी कि इस सूरत में हमारे पास कौन है, वो उस्मान है। तो उस्मान यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे और लिख देंगे कि अकाउंट सेटल। तो ये हम इसके अमाउंट जो लिखेंगे वो है 770। अब कंसाइनमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। कंसाइनी ने जो पैसे देने थे वो भेज दिए, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकल आई, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, उसकी हमने एंट्री प्रॉफिट की भी कर दी। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस रह गया है। अब ये क्या रह गया, इस होल प्रोसेस को, पूरी की पूरी कंसाइनमेंट को जो सिंगापुर भेजी गई थी उसको ट्रांसफर कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो हमने क्या करना है, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट थी इसको डेबिट करना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और क्रेडिट करना है किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को। यानी कि ये ट्रांसफर होगी किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट। और हम इसके सामने जो वैल्यू लिखेंगे ये अब कास्ट प्राइस लिखेंगे जो हमारे पास 1000 रुपये है। तो कास्ट प्राइस हमने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड पर लिख ली है। कास्ट प्राइस क्यों लिखी है यहाँ पर, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 क्यों लिखी है, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर डिफरेंस 2050 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का लिख चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सेम एंट्री है लिखी हुई 250 और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000। अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो क्या बन रहा है 1250, जो कि क्या है, वही वैल्यू है जो पहली एंट्री में यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखी हुई है। अगर हम इसको यहाँ पर 1250 लिखें तो ये 250 इंक्रीज कर देगा। तो हमने इसको इंक्रीज नहीं करना, हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डैमेज होगा इससे। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसी तरह लिख देंगे, जो कास्ट प्राइस है हम लास्ट पर वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो नरेशन बनेगी वो है कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह क्या है, हमें स्टॉक रिजर्व भी दिया गया है, इनवॉइस प्राइस भी दी गई है, और ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आता है पेपर के अंदर। 20 नंबर होते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के, और हमने असल में ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है। ये जो मैंने लेजर अकाउंट बनाया है ये अकाउंट हमने बनाना होता है, इसी के सारे नंबर हैं। और ये हम किस तरह बना सकते हैं, जनरल एंट्रीज करके। तो इसमें हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्री हमने की थी सिर्फ इनवॉइस प्राइस जो पहली एंट्री है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो नई चीज सीखी है वो क्या है, जो 250 की अमाउंट हमारे पास आई है। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस। ये आपने एंट्री नई सीखी है आज। और इसके साथ हमने एक और एंट्री नई सीखी है, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, यानी कि स्टॉक रिजर्व की एंट्री सीखी। और ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन invoice price and cost price of unsold stock, difference between invoice price and cost price of unsold stock। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, बनाने का तरीका सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।